गॉस थ्योरम, उसमें ये बताया गया था, नाम लिख देते हैं, ये है गॉस थ्योरम। इन्होंने बताया था किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज से जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इन फील्ड लाइंस के नंबर को हम फ्लक्स कहते हैं। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है यानी फाई 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज है जो चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद है। ये बात हम लोगों ने कल देखी थी, इसका स्टेटमेंट लिख चुके हैं। अब यहाँ से एक बात ये पता लग रही है कि फाई इजकल टू अगर Q/ε0 आ गया तो इससे ये पता लगा कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, चार्ज के। चार्ज इंक्रीज करने में फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर क्या रेडियस या एरिया पे डिपेंडेंस है? फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, डज नॉट डिपेंड को जीरो पावर लगा देते हैं। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर या साइड ऑफ द क्यूब, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये है डज नॉट डिपेंड। तो इस पर बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा है? न्यूमेरिकल तो कोई दमदार बनेगा नहीं, क्योंकि ε0 की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। हाँ बोलो। अच्छा, जो ये फ्लक्स का जो पहला फॉर्मूला था उसमें तो इंटेंसिटी आ रही थी ना, और इंटेंसिटी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के रेडियस के। हाँ, इंटेंसिटी डिपेंड करती है, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ना कि इंटेंसिटी है, सिर्फ नंबर है। अब जैसे ये चार्ज रखा हुआ है, इससे मान लो 500 रेज पास हो रही हैं। इंटेंसिटी तो ये है कि यहाँ पर ज़्यादा लाइंस इंटेंस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इस पॉइंट के कंपेयर में, मगर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो तो सेम है। अगर 50 लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से, तो 50 लाइन ही यहाँ पे गुजर रही हैं। तो इसलिए इंटेंसिटी से एग्जैक्टली मतलब नहीं, मगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन से ज़रूर मतलब है उसका। तो ये देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए, लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है ये एरिया, ये स्मॉल ए है। स्मॉल ए का मतलब साइड ऑफ द क्यूब है। ये एक क्यूब है जिसकी साइड ए ले रखी है, तो ये ए उसकी साइड पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो बच्चों, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर तुमसे इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो उसमें क्या होगा, ε0 को वो बदल नहीं सकते, फिक्स्ड वैल्यू है। सिर्फ तुम्हें वो चार्ज की वैल्यू देंगे और फ्लक्स पूछेंगे, तो चार्ज की वैल्यू जो भी दी जाए उसको इस वैल्यू से डिवाइड करके फ्लक्स आ जाएगा। तो ये तो कोई लास्ट में क्या नॉट फाई, हाँ, डज नॉट डिपेंड को ऐसे लगते हैं, अगर किसी क्वांटिटी पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती तो फ्लक्स इज डायरेक्टली ए की पावर 0। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए की पावर 0। स्मॉल ए जो है वो एरिया ऑफ साइड ऑफ द क्यूब है, ठीक। तो अब तुम देखो बच्चों, या एल लिख देते हैं इसको, एल लिख दो, एल की पावर 0, डज नॉट डिपेंड ऑन एल, एल इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ, ये वाला कई बार आ चुका है कि एक क्यूब के अंदर अगर एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे तुम्हारे रूम के अंदर एक बल्ब रखा हुआ हो, तो अब तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये समझने के लिए बल्ब मान सकते हो, तो इससे जो रेज जा रही होंगी वो सारी ही फेस पर इसमें पड़ रही होंगी। इस तरह से नंबर ऑफ रेज यहाँ से या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं चारों तरफ। तो उन्होंने कहा कि इस क्यूब के एक फेस को शेडेड कर दिया। लो, शेडेड वाले फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, बताओ बच्चों। तो एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। सर क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यूब की वैल्यू का कुछ नहीं है, मगर साइड इसकी एल दे रखी है, बस खाली एल साइड है क्यूब की। क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्यूब के एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। बताओ बच्चों क्या? अच्छा, टोटल फ्लक्स निकाल के उसे मतलब डिवाइड कर लेंगे उसकी साइडों से। बिल्कुल सही बात है, डिवाइड करेंगे, ये बात तो सही है, मगर साइडों से ना कह के थोड़ा सा अच्छा वर्ड बोलो, एक उससे भी अच्छा वर्ड, एक साइड ना कह के कुछ और कहो। फेस से सर, फेस से, एग्जैक्टली।
तो यहाँ पर इस पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है तो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, बिल्कुल सही बात है। मगर जितना भी फ्लक्स है ये टोटल ये 6 फेज से इक्वली पास हो रहा है। तो अगर एक सिंगल फेज की बात करें तो इसी वैल्यू का 1/6 टाइम कर दिया जाए तो फाई इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अगर दो शेडेड सरफेस वो ले ले तो फिर क्या होगा, इतना ही फ्लक्स और जोड़ दो इसमें, 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जोड़ दो डबल फेज से, तो यहाँ पे 2q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि q अपान 3 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ जाएगा। अभी तो 1 साल पहले उन्होंने पूछा इस क्यूब को उन्होंने, हाँ बोलो सर एक बार फिर से समझा दीजिए क्यूब वाला। देखो क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, चाहे वो सर्कुलर हो या क्यूबिकल हो, तो टोटल फ्लक्स जो होगा बच्चों वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है। टोटल फ्लक्स तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसका एक फेज से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स का 1/6 टाइम होगा, इसका 1/6 टाइम, ठीक है, छठा हिस्सा होगा। तो इसको हमने क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को 1/6 कर दिया, तो 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल फ्लक्स, क्योंकि एक क्यूब जो है वो 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है। अगर दो फेसेस से पूछ लिया जाए तो q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस q/6 एप्सिलॉन नॉट 2q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का जो निकल कर आया है वो सारी चीज़ें निकल कर आ गई। सारी चीज़ों का मतलब हमारा ये फ्लक्स आ गया कि इस फ्लक्स को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सुनो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि अगर एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये क्यू चार्ज है फर्स्ट स्फीयर में और इसकी रेडियस r है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई है। अगर उन्होंने कहा कि दूसरा स्फीयर बना दे जिसकी रेडियस को हमने 2 टाइम्स कर रखा है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो अब इससे φ2 जो पास हो रहा होगा ये φ2 पहले वाले फ्लक्स का कितने टाइम्स होगा। तो φ2 कितने टाइम्स ऑफ पहला फ्लक्स होगा, ये बात बताओ। ठीक है, सेम होगा बिल्कुल, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले वाले केस में फाई जो है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, और अगर φ2 देखें तो वही क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, मींस पहले वाले फाई के इक्वल निकल कर आया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा बच्चों कि यहाँ पर दो सर्किल हैं, दो स्फीयर हैं। पहले सरफेस में, पहले स्फीयर के अंदर चार्ज रखा है Q और दूसरे सरफेस के अंदर चार्ज रखा है 2Q। तो पहले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स φ1 है तो दूसरे से φ2 है। तो बताइए φ1 φ2 का रेशियो क्या आएगा। ठीक, φ1 φ2 का रेशियो क्या होगा। 1/2 ठीक, 1/2 जितने लोगों ने कहा वो सब गलत हो गया। 1/3 कौन बोला भाई? 1/3 तो बहुत अच्छा है। ये कौन कह रहा है? बिल्कुल सही है भाई। देखो पहले एक स्फीयर, दो स्फीयर हैं कंसेंट्रिक हैं, एक के अंदर अंदर स्फीयर रखे हुए हैं। तो पहले स्फीयर में चार्ज क्यू रखा हुआ है, दूसरे स्फीयर के अंदर 2Q रखा हुआ है। तो पहले सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है φ1, सेकेंड सरफेस से φ2। φ1 φ2 का रेशियो बताना है हमें। तो रेशियो बताने के लिए बच्चों हम लोग क्या करें, रेशियो बताने के लिए अगर हम φ1 देखें तो वहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, बहुत अच्छी बात है। मगर φ2 अगर तुम देखो बच्चों तो φ2 के अंदर सिर्फ 2Q नहीं है, ये भी है अंदर। तो यहाँ पर टोटल चार्ज अगर सेकेंड सरफेस के लिए लोगे ना तो यहाँ पर 3Q चार्ज हो जाएगा और अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों का रेशियो ले लो, Q अपान एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो φ1 अपान φ2 जो है वो 1/3 यानी 1:3 आ जाएगा आंसर, 1:3। पहुंच पाए बच्चों? फिर बच्चों एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, एक स्फीयर है। सर पहला क्वेश्चन दोबारा बताओ, पहला मतलब दोबारा बता दो बेस। देखो दो स्फीयर हैं जो एक के अंदर एक रखे हुए हैं, एक इनर स्फीयर है छोटी रेडियस का, एक बड़ा स्फीयर है। तो सबसे अंदर जो स्फीयर है उसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, फिर उसके बाहर जो बड़ा स्फीयर है उसके अंदर 2Q चार्ज रखा हुआ है। तो दोनों स्फीयर से फेस वाला पूछ रहा है वो, फेस वाला फेस पहला वाला पूछ रहा है, पहला वाला
नहीं सर 1/6 आया था इसमें। अच्छा वो क्यूब वाला देखो, क्यूब जो है सर ये- स्फीयर वाले ही पूछ रहा हूँ। अच्छा स्फीयर वाले ही पूछ रहे हो, तो यही तो स्फीयर वाला। मैंने पूछ रहा उसको बता तो रहे हैं। हाँ तो ये वाले देखो, छोटे वाले स्फीयर में चार्ज क्यू है, मगर बड़े वाले स्फीयर में चार्ज 2q नहीं है। 2q और q ये दोनों ही चार्ज इसके अंदर हैं, तो टोटल चार्ज बड़े वाले स्फीयर के अंदर 3q हो जाता है। यही धोखा हो गया, कई बार उन्होंने पूछा तो बच्चे लोग सोचते कि यहाँ q है यहाँ 2q है, तो 1:2 आ गया, इतनी आसान सी बात पूछ ली। हालांकि एक छोटा सा धोखा था, अगर चाहो तो पकड़ सकते थे तुम इसे, और एक बच्चे ने पकड़ भी लिया था। और ये पहली बार जिसने बोर्ड में देखा होगा समझ लो क्या करा होगा उसने, वो तो खुश आया होगा कि 1:2 तो हमारा सही आंसर है। ऐसा ही होता है बच्चों। साला मैं होता तो छोड़ देता तो। अरे नहीं यार, मैं कोई घटिया इंसान हूँ? हैं? मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूँ। तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अब तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं सब उड़ा के आना, सब उड़ा के आना ऐसे क्वेश्चन। जितने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड में कोई नई चीजें नहीं पूछेंगे, जो आ सकती है अब से बाद तक वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग सारे, रीजनिंग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल और डेरिवेटिव सभी। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन बताओ। एक और पूछा उन्होंने, कहा कि एक स्फीयर है और इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया गया है, डाइपोल रख दिया गया है जिसका चार्ज q है, लेंथ 2l है। तो अब इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज बताइए। बोलो बच्चों, सोचो सोचो, आया हुआ है। एक क्लोज सरफेस यानी स्फीयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जो कि q प्लस q। सर q अपॉन जीरो। सर जीरो। देखो दो लोगों ने जीरो बताया और एक ने बताया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसको सही? हाँ बताओ। ये जो चार्ज है क्यू, ये अलग से रखा है, डायपोल का ही चार्ज है? ये डायपोल का ही है, डायपोल चार्ज से मिलके बना होता है ना, तो सर जीरो होगा। जीरो किस हिसाब से होगा इधर बताओ सोच के। जीरो क्यों होना चाहिए? बताओ क्योंकि डायपोल में एक प्लस है। हाँ एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही, एक से फील्ड लाइन निकल के दूसरे में पहुंच जाएंगी। सही है, बहुत सही है। दोनों ही सेंस सही, दोनों सेंस से देख लो। दोनों ने बहुत अच्छा बताया यार, तुम लोगों ने बहुत कमाल कर दिया। ये देखो डाइपोल है, कहाँ क्या मार कर है ये देखो। डाइपोल की डेफिनेशन ही होती है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो डाइपोल में कभी भी चार्ज डिफरेंट वैल्यू के हो ही नहीं सकते। अगर एक +2 है तो दूसरा -2, एक +5 है तो -5 होगा दूसरा, तो सेम ही होंगे, बस अपोजिट नेचर होगा। और डिस्टेंस को 2l या d जो भी कहो वो कह दो। अब यहाँ पर अगर इस चार्ज की वजह से देखें तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये फील्ड लाइंस के व्यू से हो गया। यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेंगी ठीक उतनी ही अंदर आएंगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है। एक तो ये सेंस हो गया। दूसरा अगर हम निकालना चाहें इसकी वजह से φ1 तो वो हो गया +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा इसकी वजह से φ2 निकाल लिया तो ये हो गया माइनस का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स हम लोगों ने ऐड करा, सेम माइनस सेम कैंसिल होकर 0 आ गया। ये 0 फ्लक्स हो गया बच्चों, ठीक है, 0 फ्लक्स हो गया। चलो इसमें माइनस और प्लस साइन रखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कोई वेक्टर थोड़ी है, ये भी स्केलर है, ये भी एक स्केलर है। सिर्फ हम नहीं रखते थे कहाँ पर? कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते थे। जितनी स्केलर क्वांटिटी आएंगी सब जगह पे रखेंगे हम लोग विद साइन, क्योंकि कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी उनकी एरो से उसकी डायरेक्शन देखी जाती थी और डायरेक्शन के हिसाब से उन लोगों को ऐड करा जाता था। यहाँ पे कोई डायरेक्शन एक्शन नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये लोग तो सेम वैसे ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो अब तुम चलो इसके आगे। एक और क्वेश्चन है बच्चों जो आया तो नहीं है मगर आने लायक है, मतलब पूछना चाहिए उनको। तो बच्चों बताओ जरा कि एक और क्वेश्चन तुम लोगों से है। तो देखो बहुत प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है। एक स्फीयर है, समझ लेना, लंबी चौड़ी कहानी लिखाएंगे नहीं, थोड़ी सी एक लॉजिकल बात समझ लो। एक स्फीयर है ये, और ये है स्फीयर, यहाँ लिख दे रहे हैं स्फीयर। वैसे स्फीयर का सिंबल ये होता है, एक ऐसे ट्रायंगल से बना दिया जाता है इसके ऊपर, ये स्फीयर का सिंबल होता है। और ट्रायंगल का क्या होता है? मतलब ये शाइनिंग का साइन दिखाया जाता है कि जैसे
हमें तो सर्कुलर शेप में 2D में दिखाई देगा, मगर सर ये तो बिंगो मेडल की तरह लग रहा है एकदम। हाँ, ये बिंगो की तरह ही है, मतलब ये शाइनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बबल है, तो बबल अगर स्फेरिकल है तो हमें सर्कुलर नहीं दिखता, मगर कहीं ना कहीं पे शाइनिंग दिखाई दे रही होती, जिससे कि हम समझते हैं अच्छा ये स्फेरिकल शेप में है। तो वो एक सिंबल उन्होंने बनाया है। तो खैर दूसरा क्या है बच्चों, एक ग्रीन कलर ले लेते हैं। दूसरी एक रिंग है बच्चों, ये है एक रिंग, और रिंग की रेडियस r है। ये रिंग है r रेडियस की, ये स्फेयर भी r रेडियस का है, और रिंग के ऊपर जो चार्ज पाया जा रहा है वो चार्ज है q। ये थोड़ा अच्छा है, इसमें ज़रा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, मगर तुम सारे लोग इसे कर सकते हो। ज़रा सोचो, ट्राई करो, अगर बता दिया तो वाकई तुम महान इंसान कहलाओगे। तो एक रिंग दोनों सेम रेडियस की है, इसके सेंटर से ये पास हो रहा है, इसके सेंटर से ये पास हो रहा है, और रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज की टोटल वैल्यू Q है। तो उन्होंने कहा इस स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? सोचो। टोटल चार्ज क्यों है? टोटल चार्ज Q है पूरे पर, Q चार्ज पूरे रिंग पर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप सोचो ज़रा, देखो इसकी क्या टेक्निक लगेगी कि हमें ये निकालना है एक्चुअली इसमें कि हमारे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। Q आ रहा है, Q/4 आ रहा है, Q/6 आ रहा है, Q/8 आ रहा है, ये सब हमें निकालना है। सोचो, हैं? सोचो Q/3 कैसे हो जाएगा भाई? बताओ Q/3 कैसे हो जाएगा? Q/2 कैसे हो जाएगा ये बताना है। मतलब कैसे हम ये कह सकते हैं Q/2 आया है, ये Q/3 आया है, ये Q/4 आया, कैसे? हालांकि Q/10 मतलब जो भी आया उसका लॉजिक तो पता हो, वरना सारे लोग जो है एक कहेगा Q/2 एक Q/3, तो तुम्हारी पूरी भीड़ में से एक ना एक तो सही हो ही जाएगा, मगर वहाँ एग्जामिनेशन में तुम्हें कोई लॉजिक देना होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हें बगैर सॉल्व करे हुए दिखाना हो, ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि किस हिसाब से Q/2 या Q/3 या Q/4 आया। तो सोचो जरा ऐसा क्या है। लॉजिक नहीं पता है। लॉजिक देखो, अच्छा ये डिस्टेंस बता दो, ये डिस्टेंस आर हुई, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर इस लाइन को मिला दें तो ये डिस्टेंस बता दो कितनी है? आर है, ये भी ये आर है, ठीक है। अगर हम इस ब्लैक वाली इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस सेंटर से मिला दें तो क्या है? आर है। तो ये क्या बन गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल एक यहाँ बन जाएगा, हो गया ना? दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 60, और ये वाला भी एंगल क्या हो गया 60। जो आर्क आ रही है ये वाली, जो इनसाइड स्फीयर जितनी आर्क है, ये आर्क का एंगल कितना बन रहा है देखो, 120। अब यहीं पे एक बात थोड़ी सी देखो, एक रिंग को 120 एंगल पर अगर हम डिवाइड करें 3 एंगल में तो क्या हो जाएगा? 120 120 120, ये इक्वली 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। यस सर। तो 120 एंगल का मतलब है यहाँ पर 1/3 होगा चार्ज, और तुम्हारी बात सही थी, Q/3 ही होगा। ये बताया था। हाँ, ये बताया था, बिल्कुल सही था, Q/3 ही होगा। ऑब्जेक्टिव में तुम सही होते। और φ क्या होगा? 1/3, मतलब Q/3 लिख सकते हैं, 1/3 अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं Q/3/ε0। अरे भाई एप्सिलॉन बन जाओ, तो यहाँ पर Q/3/ε0। सही बात दोबारा बताइए, Q/3 कैसे हुआ? Q/3 कैसे हुआ? अगर एक रिंग को 90 एंगल पे डिवाइड करो तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा? ये 4 पार्ट में हो गया। पूरा चार्ज अगर Q था तो यहाँ पर Q/4 आ गया। इसी तरह से अगर एक रिंग को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो तो 180 के एंगल बन जाएंगे 2। 180 का मतलब Q/2 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और अगर 120 पे डिवाइड करा गया, 120 वो एंगल है कि तीनों 120 एंगल पे एक रिंग को तोड़ दिया जाए तो 1/3 3 पीसेस हो जाएंगे इसमें इक्वल। तो पूरे पे चार्ज Q है, तो 1/3 हिस्से पे चार्ज Q/3 होगा। तो फ्लक्स कैसे आएगा? Q/3/ε0। ठीक। अच्छा, जो बाहर वाला चार्ज होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, उसको थोड़ा अलग से भी दिखाते हैं।
जैसे वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ स्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो बताइए इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? अरे जीरो होगा। जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर घुसेंगी उतनी बाहर निकलेंगी। तो सारी जितनी भी अंदर जा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ अंदर एक्स्ट्रा रह जाएं या कुछ बाहर एक्स्ट्रा निकल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ पाए? बोलो। सर कोई बात है घूम के और आगे जाके वापस चले आए फिर? वापस आने की होती ही नहीं है, ये फील्ड लाइंस हैं। ऐसा नहीं कि उधर से जाके इधर वापस आ गई, सीधी सीधी। पॉजिटिव चार्ज है तो अभी जा रही हैं, नेगेटिव है तो बाहर से अंदर आ रही हैं। तुम्हारी तरह हाथ तरफ नहीं आती हाँ तो हाँ सही कहा तुमने, ऐसा ही कुछ है। ये तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है लड़का, जैसे ही कुछ बोला और ये तुम्हारे पीछे सवार हो जाता है। चलो अच्छा, ये अब तुम कर एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आया, जो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्यूब वाला, उस टाइप में पूछा गया। तो उस टाइप में कल वाला क्वेश्चन प्लस गॉस थ्योरम मिलाकर एक कॉम्बो पैक तैयार करा उन्होंने क्वेश्चंस का, वो भी आया है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। जरा देखो कैसे पूछा उन्होंने। कल वाले तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो ही गए होंगे, उसी का एक क्वेश्चन तुम्हें बताना है बच्चों। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। देखो यहाँ पर है एक, ये हमारी एक्सिस है और ये हमारा यहाँ पर क्यूब रखा हुआ है और ये हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है ना बच्चों? तो ये क्यूब है, ये साइड है। सर अभी पढ़ाई हो रही है। हाँ बारी हो रही है, हाँ पढ़ाई हो रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्यूब की साइड जो है, एक ले लेते हैं बहुत सुंदर साइड। अजय ये वाला समझा नहीं? अच्छा, एक कौन सा नहीं समझे? वो रिंग वाला। अजय बताओ। अजय अलग से मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि रिंग वाला समझे नहीं। और तुम यहाँ यहाँ पर मैसेज करा करो। एग्जांपल भेजा था ना सर, वो हैं? एग्जांपल भेजा था सर एक, वो बोला ये वाला भी समझा दीजिए अभी इस टाइम पे। कौन सा भेजा था बे? अच्छा, अरे वो पैक है, वो कल याद दिलाना। कल जैसे ही क्लास शुरू हो तभी याद दिलाना, तब हमने तामझाम ये फोन नहीं फिट करे होते सारे, और तब हम देख के बताएंगे उसमें कि अभी वो पढ़ नहीं सकते, या ऐसे ही ओरली बोल सकते तो बोल दो, बता दें। तो चलो पहले ये वाला क्वेश्चन तो निपटा दें, अधूरा है, उसके बाद तुम्हारी बात करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E = 5x I कैप, ये, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर, और ये इसकी साइड भी 1 मीटर है, ये एक साइड देती। और उन्होंने कहा है कि इसके इनसाइड जो चार्ज है वो हमें फाइंड करना है। चार्ज है नहीं, मगर फिर भी इनसाइड इन्होंने चार्ज पूछा है, किस नेचर का है, कितना है, ये निकालना है। यही दमदार बात हो गई। तो यहाँ पर तो कैसे फाइंड करेंगे? वही अभी बता रहे हैं। देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कल हम लोगों ने निकाला था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आता, ये बात पता थी तुम्हें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे सिलेंडर हो, क्यूब हो, स्फीयर हो, कोई भी रखा हो, जितनी फील्ड लाइन जा रही हैं उतनी बाहर निकलेगी, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। मगर जब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के फंक्शन में हुआ, तब यहाँ पे पास होने वाला फ्लक्स नेट 0 नहीं हुआ था कल, ठीक है ना? कल वाला फ्लक्स 0 नहीं हुआ था। इतनी बात याद आ गई? नहीं आई तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से 180 एंगल बनना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसमें एंगल जो है एरिया वेक्टर का 0 बनना है, और ये चारों जो सरफेस हैं इनसे तो 90 cos 90 सेट हो रहा है। देखो ये हमारे पास बॉक्स है, और ये सरफेस पे एरिया वेक्टर 90 है 0, ये भी 90 है 0, ये भी एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री है 0, ये भी 90 0, इधर 180 बनना है, इधर कितना बनना है? 0। तो अब ये पहला सरफेस जो है, इससे जो पास हो रहा है फ्लक्स ∅1, इससे ∅2, ये निकाल रहे हैं। ∅1 की वैल्यू निकालेंगे तो EA cos 180, इलेक्ट्रिक फील्ड x के फंक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 5 लिखा, x की वैल्यू क्या रखी? 1 × 1 रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या हुआ? 1 का स्क्वायर हो गया, cos 180 -1 हो गया, तो फ्लक्स हमारा आ गया यहाँ पर 5, और माइनस का 5 आ गया। और ∅2 अगर हम फाइंड करें तो ∅2 = E1 यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ E2A cos 0, cos 0 की वैल्यू तो चलो 1 हो गई। E2 जो है वो 5 × x है, x की वैल्यू सेकंड केस में देखो यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू 2 मीटर आ रही है,
तो यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 2 हुआ, ये तो हुआ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया 1 स्क्वायर कर दिया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव का फ्लक्स 10 है। तो नेट फ्लक्स अगर हम देखें तो +10 माइनस का 5 इज इक्वल टू प्लस का 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। ये तो हमारा कल तक का आंसर था, कल हमने यही पढ़ा था। अब उन्होंने पूछा कि इस बॉक्स के इनसाइड चार्ज कितना सा महसूस हो रहा है। तो अब इसमें देखो नेट फ्लक्स अगर इतना आ रहा है तो अब गॉस थ्योरम लगाओ, फाई इक्वल टू Q/ε0 है। नेट फ्लक्स तुम्हें पता है कितना आया है, ये यहाँ रख दो, ε0 से इंटू करो तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि अगर इतनी वैल्यू का चार्ज रखा हुआ होता तब जितना फ्लक्स आता उतना ही फ्लक्स इस सिचुएशन में आ रहा है। तो अब फाई की जगह हम रखेंगे 5 और Q/ε0, तो Q की वैल्यू हुई यहाँ पर 5 × ε0, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा उतने कूलम चार्ज आ जाएगा। ये आ गया आंसर, समझ पाए? घोर सन्नाटा, घोर सन्नाटा। समझ गया। ठीक ठीक, चलो अभी फिर आगे बढ़े। ये थे सर नोट कर लो सर, नोट। हाँ नोट आराम से कर लो। ये थे बच्चों वो वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं गॉस थ्योरम पर। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमने तो ये गलतफहमी तुम्हारी तोड़ी दी है, बच्चे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि गॉस थ्योरम की 2 लाइनें याद करके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं हमारा पूरा चैप्टर तैयार हो गया। उस लाइनों को कभी भी पूछा नहीं जाता, या रेयरली कभी पूछ लिया जाए तो वो मीनिंगलेस बात है, वो तो सभी लोग लिख ही देंगे। सर हाँ बोलो। सर हमें पूरा चैप्टर याद होता था सर, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, 2 लाइन भी याद नहीं आती सर। वो तब भूलते, देखो पहली बार सुनने पे तो गाना भी नहीं याद होता, ये भी बात जान लो। तुम्हारे फेवरेट सिंगर का गाना पहली बार अगर तुम्हें सुनाया जाए और कहा जाए कि अब तुम चुपचाप ऐसे ही सुना दो जैसे सुना है, तो नहीं याद होगा। जो चीज़ें हमें बहुत जो पसंद हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब वो नहीं याद होती पहली बार में, तो ये कैसे याद हो जाएगा? तो ये अभी मतलब पहला प्यार है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके अंदर। जब तुम इससे जुड़ोगे, इससे बार बार पढ़ोगे, तो ये तुम्हें अपना लगने लगेगा और ये चीज़ें हम नहीं भूलेंगे। हम लोग तब भूलते हैं जब हम लोग पढ़ते ही नहीं, कभी कभार क्लास में चले गए, सुना उल्टी सीधी चीज़ें, बाहर आ गए, भूल गए। जब हम इससे पूरी तरह से लगे होते हैं, रेगुलरिटी से सब चीज़ें समझ रहे होते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसी कॉमन सेंस से निकल जाते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे क्लास में ज़्यादातर बच्चे ही करके दिखाते हैं, और सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड की डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, और ऐसी बातों में डिस्कस कर ली। इनको तोप समझते हैं लोग, इसी को कहते हैं कि फिजिक्स तोप है। कुछ नहीं तोप है, अगर तुम रेगुलरिटी से पढ़ रहे हो, सारे बेसिक्स तुम्हें आते हैं, तो जो जो चीज़ें समझते रहोगे तुम्हारा खुद तैयार होती चली जाएगी, बशर्ते कोई चीज़ सीखना। कितना आया था? 1.77 × 10⁻⁻12। हाँ अब इंटू कर लो, इंटू करने में ये बता, ये चार्ज होगा कहाँ पे? चार्ज होगा नहीं कहीं, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं अगर इतना चार्ज होता तब इससे जितना फ्लक्स पास होना चाहिए था उतना ही फ्लक्स अब पास हो रहा है इसमें से, इसलिए उन्होंने एक इमेजिनरी चार्ज पूछ लिया। मतलब फील्ड लाइन जा रही है 5, निकल रही है 10, 44.25। हाँ ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगली हेडिंग आ रही है बहुत ही प्यारी सी, उसको प्रूव करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बच्चों, गॉस थ्योरम का प्रूव हमें करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रूव। हाँ सर वो एग्जांपल में भी यही दे रखा है सर, गॉस थ्योरम का प्रूफ है। हाँ तो अब प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ तुमने आगे क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो अभी खुद ही अभी आ जाएंगे, प्रूव उसके सब चलते रहेंगे। पहले तो जैसी गॉस थ्योरम आई थी उसका कंसेप्ट समझ के उसके क्वेश्चन करने लग गए थे, बाकी सब उसकी प्रूविंग और उसके फर्दर डेरिवेशन सब होते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, मतलब डेरिवेशन आ रहा है कि गॉस थ्योरम का प्रूफ आ रहा है। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम लिख सकते हो या डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कितने नंबर में आएगा सर? प्रूफ ऑफ, अरे भाई 2 नंबर का आएगा, ये ऑप्शन में तो नहीं आएगा। 2 नंबर का आएगा बच्चों ये प्रूफ, और क्या 5 में आना चाहिए कम से कम। अब तुम लोग बड़े हो गए बच्चों, अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी, अभी भी वही तुमसे छोटी छोटी चीजें पूछेंगे, एक लाइन की तुमसे 5 नंबर में। सब 5 नंबर का 7 में तो आना नहीं है, 8।
5 नंबर के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और वो जब आएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो दिखाएंगे कितना बड़ा होगा वो। मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब फिर भी इन लोगों के सामने है, उसके अंदर पार्ट होंगे सर। हाँ पार्ट होंगे, कभी कभार शराफत से भी दे देते हैं एक ही, और ज़्यादातर यही काम करते हैं कि उसमें से 2-3 पार्ट उसके लटका देते हैं, सबको मिलाकर असेंबल करके, कभी 1-2 नंबर का पीस, बी वाला पार्ट 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का दे दिया, इस तरह से 3-4 पार्ट में हो जाता है। तो बहरहाल नंबर नहीं आ पाता है, गॉस थ्योरम जरूर करते हैं। तो गॉस थ्योरम में बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस चार्ज रखा हुआ है आर रेडियस के ऊपर, आर रेडियस, इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। एक नया टर्म आ रहा है गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो बच्चों, चलो हम भी लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, कंसीडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, यहाँ लिखते हैं कंसीडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। R is the radius of Gaussian surface। ये एक नया टर्म आ रहा है, नया नाम आ रहा है, गॉसियन सरफेस क्या है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ds is small area on the गॉसियन सरफेस। बस एक छोटी सी बात ये है, यहाँ पे क्या था, गॉसियन सरफेस क्या होता है ये अलग से एक बात जान लो। गॉसियन सरफेस को एक लाइन में लिखिए, ये लिखा है कंसीडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट पॉइंट O, फिर फुल स्टॉप के बाद लिखो R इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, फुल स्टॉप के बाद लिखो ds इज स्मॉल एरिया ऑन the Gaussian surface। Sir, R is the radius of the radius of Gaussian surface। Gaussian, गॉस साइंटिस्ट हैं, उन्हीं ने ये बात बताई थी बच्चों। रशियन क्या है, रशिया क्या है? गॉसियन, जैसे तुम्हारा नाम देवेश है ना, देवांश, तो अगर देवांश ने कोई सरफेस, हाँ तो देवांश ने अगर कोई सरफेस बताई है तो उन्हें कहेंगे दिव्यांशियन सरफेस, दिव्यांश है दिव्यांशियन सरफेस। हाँ, तो तुम्हारे मिलते जुलते नाम पर एक सरफेस का नाम रख देंगे। ये सरफेस है क्या? अरे बाद में लास्ट टाइम बोल दिया, लास्ट लाइन है ds, ये है ds इज स्मॉल एरिया ऑन गॉसियन सरफेस। अब देखो गॉसियन सरफेस है क्या, गॉसियन सरफेस के बारे में लिखो कि क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस around a charge at which the electric field at all points are same। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट, एट गायब हो गया, एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। मतलब एक ऐसी सरफेस किसी चार्ज के चारों तरफ जिसके ऊपर सारे ही पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको हम कहते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस अपने जानने के लिए लिख लो, ये कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन है कि वो पूछेंगे गॉसियन सरफेस क्या है, ये तो किसी भी बच्चे को आता है, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले सभी जानते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस पर सिचुएटेड सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखो अगर r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E की वैल्यू है 2 है न्यूटन पर कूलम, तो उतनी ही डिस्टेंस r यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, उतनी ही सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, वही यहाँ डिस्टेंस सेम होगी। तो इनका कहना ये है कि गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस होती है
इसको वैसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं ज़्यादातर, चलो हम भी डॉटेड ही बना दे रहे हैं, डॉटेड लाइन है। तो इस पर सिचुएटेड सारे ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगा। तो अब ये तो हुआ गॉसियन सरफेस। मतलब ये गॉसियन सरफेस क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हम अगर कोई डेरिवेशन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए नहीं, ये इस पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। बस इस पूरे चैप्टर में गॉसियन सरफेस हमें हमेशा बनाना होगी चार्ज के चारों तरफ। इक्वी डिस्टेंट पर कोई सरफेस, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो आर डिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी। यहाँ एक स्फीयर इमेजिन कर सकते हो, बना हुआ नहीं, इमेजिनरी सरफेस है। तो इक्वी डिस्टेंट पर इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब जरा आगे, तो ये तो बकवास था, फालतू ही लिखा है, इसे हटाओ। अब चलते हैं काम की बात पर। ये तुम्हें याद रहे ना रहे, इसे रटना नहीं है बैठ के, इसे बस ये अंदाजा ले लेना है कि हम 2-3 बातें वहां पर शुरू में लिखते हैं, और वो बातें क्या होती हैं, इस फिगर को देख देख के जितना लिखा जा सके उतना लिखना है। यहाँ तक कि अगर नहीं याद रहा, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, मगर जो अब शुरू हो रही है वो सारी बातें काम की हैं, उसको अगर नहीं लिखा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, अब तुम देखो यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया हमने बच्चों, तो ये फिगर हो गया गंदा, इसे दोबारा बनाते हैं और सुंदर सुंदर करके बच्चों। ये है एक चार्ज, यहाँ पर चार्ज के चारों तरफ ये क्यू चार्ज है जो ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है, और इससे आर डिस्टेंस दूर पर एक स्फेरिकल सरफेस हमने बना दी, और ये स्फेरिकल सरफेस हुई गॉसियन सरफेस। इसमें एक छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया अगर हमने ds लिया है तो इसका एरिया वेक्टर ds क्या रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि तुम जानते हो कि एरिया हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कोई चीज होती है जिसका नाम हम लोग रखते हैं एरिया। अच्छा, यहाँ पर कोई स्फेरिकल चीज इस वक्त नहीं है हमारे पास, मगर कोई बॉल हो सकती है, अभी लाके तुम्हें दिखाते हैं। बॉल एक हो सकती थी, सो गोल, हाँ हाँ, बॉल। चलो बच्चों, बॉल तो नहीं मिली, बॉल जैसी एक चीज मिल गई बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से समझ सकते हो, गोल। तो ये है बच्चों बॉल। अब इसका अगर छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर ले लो तो ये है छोटा सा सेगमेंट ds, तो इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, ये। अगर ये ds ले लिया जाए तो इसका एरिया वेक्टर ये, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर छोटा सा ये होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ये स्फेरिकल शेप में, तो छोटा छोटा सा लेकर फिर हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही डोरेमोन था क्या? हाँ, क्या वो तुम्हें याद आ गई डोरेमोन की? याद है? यस सर। याद है कि याद आ गई तुम्हें? उसकी तो आती रहती है सर। अच्छा, तो उसकी आती रहती है। अच्छा, तो ये E और ds जो है सेम डायरेक्शन में बन गए, मतलब थीटा की वैल्यू इसमें हो गई 0, दोनों है सेम डायरेक्शन पे। अब अगर सेम डायरेक्शन पे हैं तो यहाँ पर फ्लक्स निकाला जाए बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फाई इक्वल टू E डॉट ds उस दिन बताया था, वो इसीलिए बताया था कि डेरिवेशन में वो काम क्या आता है। तो ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, तो क्लोज के लिए इसका नाम रख देते हैं सरफेस इंटीग्रल, कुछ और बात नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है। क्लोज के लिए एक सर्किल बना देते हैं और ये एरिया का हमें करना होता है इंटीग्रेशन। तुम्हें पता है a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो E डॉट ds जो होगा वो क्या होगा, E ds कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू वहां पर 0 दिखाई दे रही है, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। ये तुमने यहाँ पर वैल्यू देखी, ठीक। अब ये तो वैल्यू हो गई इसकी। अब यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर, और ये बनेगा ds, हमारा सिर्फ ds रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r² होती है, ठीक है। ये हो गया। और ds जब इंटीग्रेट होगा तो तुम्हें पता है इंटीग्रेशन होने के बाद जो छोटा सा एरिया है वो इंटीग्रेशन मतलब सम अप करना, उसको टोटलाइज करना, उसका टोटल एरिया क्या आएगा, छोटे से ds को इंटीग्रेट करके टोटल एरिया जब बनाएंगे तो पूरा एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r², ये होता है। तो तुम यहाँ से देख रहे हो कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया। ds का इंटीग्रेट कर दो। हाँ, अभी बता रहे हैं।
तो यहाँ आया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बस इसे बंद कर देते हैं रिजल्ट को, फिर दोबारा चलते हैं। तो ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फाई ही हमारा रिजल्ट था, इति सिद्धम, मतलब यही प्रूव करना था। तो अब देखो यहाँ ds जब इंटीग्रेट हुआ तो ds को इंटीग्रेट करके पूरे एरिया में कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा टेक्निकली लिख लो उसे, ऐसे लिख देते हैं, अलग से लिख दें। यहाँ ds लिया और यहाँ 0 से लेकर अपर लिमिट कितना लगा दिया, 4 पाई r स्क्वायर लगा दिया। ds इंटीग्रेट होकर s हुआ और यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट हो गया 4 पाई r स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में s की जगह पर s की पावर 1 है ना, तो अपर लिमिट की पावर 1 यानी 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0। फिर अगले स्टेप में 4 पाई r स्क्वायर। तो इतना तामझाम क्या करना, बड़े हो चुके हैं, सीधे सीधा ds होकर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये बात बनी जाकर। बोलो आया? सर एक बार इंटीग्रेशन दोबारा बता दीजिए। इंटीग्रेशन ds का जब करेंगे तो ds का मतलब है उस स्फीयर का स्मॉल एरिया, और जब उसे इंटीग्रेट करोगे तो छोटे छोटे ds हजारों बार जोड़ेंगे, लाखों बार, तो टोटल एरिया बनेगा। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली भी ds का इंटीग्रेशन पूरा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है तो यूं करके भी लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस। बुक में ज़्यादातर ऐसे ही दे रखा है, तो इसका मतलब हमें छूट है इसे लिखने की, बेवजह इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत। बताओ, एक स्फीयर है, स्फीयर का अगर छोटा सा पीस ds है, ऐसे ही ds ये है, ऐसे ही ds ये है, तो बस छोटे छोटे हजारों लाखों एरिया जब तुम जोड़ोगे तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर ही तो निकल कर आएगा। ds इंटीग्रेट होके s बन जाता है। हाँ, ये रूल है इंटीग्रेशन का कि dm जब इंटीग्रेट होता है तो m बन जाता है, dt इंटीग्रेट होता है तो t हो जाता है, dx इंटीग्रेट होकर x बन जाता है। लिमिट्स हैं तो सजा दी जाती है ऊपर, नहीं है तो ds हो जाएगा बस खाली। चलो अगला डेरिवेशन भी निपटा दिया जाए बच्चों। नेक्स्ट लिखो, तुम लोग बच्चों बड़े होते चले जा रहे हो, नेक्स्ट डेरिवेशन करो इसी टाइप का। तो अब इसमें कूलॉम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, अगली हेडिंग आएगी बच्चों। बहुत प्यारी छोटी मोटी हेडिंग्स हैं ये। डिडक्शन है रिडक्शन? डिडक्शन या डिड्यूस करना, DEDUCE। डिड्यूस का मतलब है डिराइव करना, दो नाम दे सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ भी कह सकते हैं और डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ भी कह सकते हैं। तो देखो बच्चों दोनों ही नाम लिख के दे रहे हैं इसके, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से हम कूलॉम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। दूसरा, इसी को डिडक्शन ना कहकर डेरिवेशन भी कह सकते हैं, डिराइव करना, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये मतलब कूलॉम्स लॉ को डिराइव करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। दिव्यांश कुछ ना कुछ खराबात करता रहता है, कुछ ना कुछ लिखता रहेगा, ये पता नहीं क्या स्टोरियाँ लिख रहा होता है। तो ये देखो बच्चों, ये डेरिवेशन कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, दो चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q1 और एक है चार्ज Q2। ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और यहीं Q2 पर r डिस्टेंस दूर ही हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस इक्विडिस्टेंट है, r रेडियस का एक सर्कल। अच्छा, अब तुम देखो बच्चों कि यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, ये ds हो गया, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से, सेंटर से आउटवर्ड होगी ds, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ds हो गया। ठीक, अब जरा इसके आगे कहानी शुरू करी जाए। तो यहाँ पर एक लाइन चाहो तो लिख लो कि कंसीडर देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated at a very small distance at a distance r। तो लिख लिया होगा तुमने, अभी बोल तो दिया। तो ये Q2 तो प्लस वाला माइनस का है? दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं।
दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। सर एक बार से डायग्राम बनाना। लिखो चलो एक लाइन लिख लो पहले। लिखो कंसीडर देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance R। ठीक, full stop। The force acting on the charge Q2 is F equal to Q2E। बस, दो चार्ज हैं, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन की बात नहीं है, दिखाई दे रहा है। चार्ज Q2। हाँ, दो चार्ज हैं Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F equal to Q2E लग रहा होगा। और F equal to QE पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आया था, मतलब पहली डेफिनेशन आई थी, तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट उसके किए थे। एक बार डायग्राम बता दीजिए। डायग्राम ही बता रहे हैं। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, R दूरी पे रखे हुए हैं। तो Q2 चार्ज के ही जो R डिस्टेंस थी, R डिस्टेंस के ही एक सर्किल बना दो वहाँ पर। एक्चुअल में सर्किल ना होकर ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है, मगर 2D में हमें सर्कुलर शक्ल में दिखाई दे रहा है ये। तो ये गॉसियन सरफेस सर्कुलर ना होकर हमेशा स्फेरिकल शेप में होती है। स्फेरिकल शेप हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अभी लाइन चार्ज आएगा, उसके लिए कुछ अलग कहानी होगी, वो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा। तो यहाँ पर Q2 चार्ज जो R दूरी पे है, उसी पर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दी ताकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। तो अब तुम देखो बच्चों, यहाँ अब तुम्हें पता है F equal to Q2E, बचपन से पता है तुम्हें। तो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं F equal to Q2E। ये क्या है? ये फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज पे Q1 की वजह से, वो है F equal to Q2E। अब यहाँ पर आगे चलते हैं बच्चों कहानी को लेकर। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा E डॉट ds जो होता है वो Q/ε0 होता है। भाई दोनों फ्लक्स को डायग्राम में E के नीचे क्या लिखा है? E के नीचे ds लिखा है। ये छोटा सा जो सर्किल बनाया हुआ है, ये सर्किल जो है वो छोटा सा एरिया है जिसका नाम है ds। उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ। देखो ना, ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर में जो इसका डायरेक्शन होगी यहाँ पर इस तरफ होगी। ये वाला सेगमेंट लेंगे तो इधर होगी, ये वाला सेगमेंट लेंगे तो इधर होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ऐसे। तो अब यहाँ पर ये तो फ्लक्स का फार्मूला जानते हो, फाई इक्वल टू ई डॉट ds होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों फाइयों को इक्वेट करके ये एक इक्वेशन बना ली गई। अब यहाँ पर जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा। ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू वही, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ कॉस 0 रख दिया। इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है बराबर। क्यू कौन सा? जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, जिसका नाम क्या है? Q1 है। कॉस 0 हो गया 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ds हो गया, और Q1/ε0। ds इंटीग्रेट होकर क्या आएगा? पूरा एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर की रेडियस क्या है? r है, तो ये बनेगा जाकर 4πr² इज इक्वल टू Q1/ε0। तो E इक्वल टू आएगा 1/4πε0 Q1/r²। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन में अपने हाथ के हाथ प्रूव करना है, ठीक है, हाथ के हाथ प्रूव करना है। देखो अबे पटेल, क्या तुम ये खुराफात करते रहते हो कि मैसेज लिखने के लिए तुम्हारा कितना टाइम रहता है? ये देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर दो। नहीं, अभी तुम्हें और जीना होगा। सर बोलो। ये F इक्वल टू Q2E है, ये इक्वेशन 1 है। तो अब इसमें E की वैल्यू और डाल दो, बस खत्म हो गया, बस एक लाइन रह गई, इसको हटा के ये चीज क्या करी है समझ में नहीं आई। क्या चीज? इंटीग्रेट कैसे कर दिया इस चीज को? क्या चीज? इंटीग्रेट कैसे करा सर आप? अरे इंटीग्रेट जब एक स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल इसका एरिया बनेगा ही जाकर। जैसे एक रिंग है ये, तो इसके छोटे से dl को इंटीग्रेट करो
तो डीएल इंटीग्रेट ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हजारों डीएल होंगे, इन सबको जोड़कर पूरी सरकमफेरेंस ही तो आएगी, तो डीएल इंटीग्रेट होकर 2 आएगा। ऐसे एरिया है, छोटा सा एरिया है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो सारा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर 4/r² हो जाएगा। तो सर इक्वल टू q1/ε0 क्यों रखा? ये तो चल ही रहा है भाई, फाई की वैल्यू तुम जानते हो, फाई की वैल्यू E.ds होती है, E.ds, और फाई इज इक्वल टू ही गॉस थ्योरम में बताया गया q/ε0 है, इन दोनों को रिलेट करके इक्वेशन बना दी। ओके सर, समझ पाए? दोनों की इक्वेशन तैयार हो गई। यस सर। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सजा दो जरा इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा वेट कर रही है बच्चों। तो ये हुआ Q2E, Q2 की वैल्यू तुम्हें बचपन से पता है, और E की वैल्यू तुमने निकाली हुई है 1/4πε0 और Q1/r²। तो ये वैल्यू आ गई 1/, ये देखो थोड़ा सुंदर लिखे हैं, जरा सुंदर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये तुम्हारा फोर्स, यही तो कूलॉम्स लॉ का फार्मूला था, ये निकल कर आ गया। तो क्या था, कोई दमदार बात तो थी नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये निकाला है। जो बच्चे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं उनके लिए तो ऐसी बात है नॉर्मली, इसमें कौन से बहुत ज्यादा वो हाई फाई कंसेप्ट लग गए हैं। छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के QT में डाल दिया इसको। हाँ बोलो, बताओ क्या कर रहे हैं? इस बार न्यूटन्स लॉ तो नहीं है कोई? नहीं यार, न्यूटन्स लॉ को हम लोगों ने जिया था बहुत, तुम इससे डर रहे हो? वो तो हम लोगों की जिंदगी है, तुमने सही से पढ़ा नहीं होगा। अभी 11th वालों का बैच शुरू होगा तो हमारे साथ दोबारा पढ़ लेना है न्यूटन्स लॉ को, अच्छी तरह सीखना। उल्टी सीधी तरीके से पढ़ लिया होगा तो तुमसे एक गलत इमेज आ गई। न्यूटन्स लॉ बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। अगर तुम्हें आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग वाली दुनिया में जाना है अगर, तो तुम्हें उससे प्यार करना ही होगा, बच्चों से सीखना ही होगा। बहुत आता है मेडिकल इंजीनियरिंग में, तो कई महीने तक तो न्यूटन्स लॉ ही पढ़ाते रहते हैं। मेडिकल में क्या काम है इसका? मेडिकल में देखो सारी चीज़ों का काम है। ये मत समझो कि अब देखो मेडिकल में जो ऑक्सीजन लग रही है वहाँ प्रेशर डिफरेंस चाहिए है। कभी आईसीयू में जाके देखो जितने भी ऑपरेटर्स रखे हुए हैं सारे जो है वो जितने भी हाईटेक हैं वो फिजिकल ही इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्टिक्स में आ जाओ तो आँखों का सारा कुछ सिस्टम, और ब्लड वेसल के अंदर कितना प्रेशर रहता है, कितना सॉलिबिलिटी रहती है चीज़ों की, मतलब सारी चीज़ें इंटरमिक्स हैं। सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री का भी बराबर रोल है। ये चीज़ है, सब लोग एक दूसरे से मर्ज हैं, हम लोगों ने उससे अलग कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो आज का बुलेटिन यहीं तक रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड, कल देखते हैं फिर अलग। थैंक यू सर। ठीक बच्चों, इट्स ऑल राइट।